खबर में खुश आमदीद। मैं अपने पैनलिस्ट इंतहाई मोतबर नाम उनका तारफ़ तो करवाता हूँ, मगर कुछ खबरें अमेरिका कैदी नंबर 804 के लिए फ़ोन करेगा। इंतहाई मोहतात इनिंग खेलने वाले हमारे सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बार बार ये कह चुके हैं, मगर ये कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जब आएगा तो वो इंतखाबात के बाद वो फ़ोन करेगा। इज़ इट प्लाजेबल, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही PTI ने बड़ी एक इतनी ही हार्ड हिटिंग जवाब दिया है जो हमारी ISPR की ब्रीफिंग हुई थी, उस हवाले से माफ़ी मांगने के ज़िमन में। उधर कहा यह जा रहा है कि गंदम स्कैंडल जो है उसमें नवाज शरीफ साहब कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ एक्शन चाहते हैं, और ये लोग भी कोई मामूली लोग नहीं हैं। तो ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि ख़ुद PM साहब कहते हैं कि सैकड़ों अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। समझ में नहीं आती कि ये इतला हमें जो वो दे रहे हैं, इसको रोकना तो उनका काम है, और वो ख़ुद भी माशाल्लाह इस मुल्क के बड़े बाअसर और बहुत बड़े सरमाएदारों में से एक बताए जाते हैं, तो वो फिर अपने साथियों को रोक नहीं पा रहे इस ज़मन में। अब एक मैं मेहमानों का तारफ़ करवा दूँ, मोहम्मद अली दुरान हमारे साथ मौजूद है। बड़ी माशाल्लाह बेलाग बात करते हैं और लोग बेताब रहते हैं इनकी बात सुनने के लिए आजकल। एक मैं शॉर्ट सुनवा दूं और उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब का इस पे टेक लेते हैं। सुनाइए जी। जनाब दुरानी साहब, इसमें कुछ ज़्यादा खुशफहमी का उनसर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बड़ी ताकतों की जो पॉलिसीज़ हैं वो तो कायम रहती हैं, बदलती नहीं हैं या बदल भी सकती हैं। आप क्या समझते हैं? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशाहिद साहब की जी कई पहचानें, एक तो हमारे वो उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और पाकिस्तान की सियासत के वो किरदार हैं जिन्होंने बड़ी से बड़ी पोजीशन पे रह के भी उनकी ज़ाती हैसियत और ज़ाती जो उनकी मतलब जिसे कहते हैं ना ज़ाती मफादात, कभी भी उनके किसी पोजीशन में उनके सामने नहीं आए, और उनकी जो प्रेडिक्शंस आप बात जारी रखिएगा। मैं अनाउंस कर दूं कि अबू ज़र सलमान न्याजी साहब जो मेंबर कोर कमेटी PTI हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी आप कंटिन्यू करें मोहम्मद अली दुरानी साहब। जनाब, तो मुशाहिद साहब की जो भी बात होती है उसको आप कोई पेशेंट गोई ना समझा करें, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। अच्छा। वो तमाम हालात कैलकुलेट करके वो उसके ऊपर एक अपनी कैलकुलेटेड ओपिनियन देते हैं। और माजी में भी जब आपको याद होगा इलेक्शन से बहुत पहले जब रिकंसिलिएशन की मैंने बात की थी, उस वक्त दूर दूर तक इस बात को कोई समझने वाला तो दूर की बात है, इसके करीब से गुजरने से भी हर कोई डरता था। लेकिन मुशाहिद साहब वो मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने कहा था कि ये रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, और ऐसे मामलात में हुआ करती है। तो इस लिहाज से उनकी स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट के तौर पे और एक जिसे कहते हैं ना कि एक समझदार इंसान की असेसमेंट के तौर पे लिया जाना चाहिए। और होता क्या है, वो तो ऑब्वियसली वक्त के बहुत से चीजें होती हैं जो कि अपना रंग दिखाती हैं, लेकिन जब आप मौसम को प्रेडिक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिनको आप देख के प्रेडिक्ट करते हैं। मगर एक बात आपको याद दिलाऊं इससे पहले कि मैं अबू ज़र गफारी न्याजी साहब की तरफ जाऊं, आपको याद है एक दफ़ा इन्होंने कड़ाके निकाले थे कि मियाँ साहब कड़ाके काट दे, उनका बड़ा एक होता था, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, जुमला इनका, तो वो फिर कड़ाके निकल ही गए थे। लेकिन बहरहाल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये फरमाइए कि बड़ा हार्ड हिटिंग आया, कोई बड़ी बातें हो रही थी कि यार रिकॉन्सिलिएशन की बात करें, मिलें, मिलजुल के आगे चलें, फिर एक बड़ी सख्त सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है ISPR की, और उतनी ही तो इससे तो स्टेल मेट ही नज़र आता है। कोई जो हम सोच रहे थे कि कोई रास्ते खुलें, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। आप कैसे देखते हैं न्याजी साहब? जी देखें सईद कादी साहब, थैंक यू आपने बुलाया। इसमें देखें बड़ी हमारी पोजीशन जो है बड़ी क्लियर है इसके ऊपर। हम जो ये बात हो रही थी कि जी नेगोशिएशंस करनी है, बातचीत करनी है, उस पर मैं भी खान साहब को मिला हूँ, पिछले हफ्ते भी मिला हूँ। उस पर बड़ी क्लियर पोजीशन उनकी यही है कि अगर हमसे किसी ने बात करनी है तो बिल्कुल हम इस चीज़ पे बात करने को तैयार हैं कि इस मुल्क का जो आइन कहता है, इस मुल्क का जो कानून कहता है, और जिसको आइन के मुताबिक जो इदारों का
एक इख्तियार है, अगर उसके में रह के किसी इदारे ने काम करना है और हम उसको बताना चाहते हैं कि आपका ये इख्तियार है, आप उसमें रह के काम करें, तो बिल्कुल हम उनको बैठ के ये बता सकते हैं। लेकिन अगर इस मुल्क के कोई सियासी फ़ैसले हैं, इस मुल्क के कोई आइनी फ़ैसले हैं, अगर उसकी अंदर कोई नेगोशिएशन है तो उसके लिए हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम इस मुल्क के आइन को जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। अगर इस मुल्क का आइन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो सबसे बड़ी पहली चीज़ क्या होगी, इस मुल्क की जो अदलिया होगी वो आज़ाद होगी, उसके अंदर जो इदारों की इंटरफेरेंस है वो ख़त्म होगी। अगर अदलिया आज़ाद होती है तो खान साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से या 2 या 3 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। इस वक्त जिस तरह उनके ट्रायल्स हुए, जिस तरह हमें लगता है कि, बल्कि लगता क्या है सामने है कि अदलिया जो है उसमें इंटरफेरेंस थी, जिस तरह उनको सजाएं दी गई, एक जुडिशल प्रोसेस जो था वो पूरा कॉम्प्रोमाइज लगता था। अडयाला में जिस तरह हेयरिंग्स हुई, तो बिल्कुल अगर आइन इम्प्लीमेंट होगा, अदारे इंटरफेयर नहीं करेंगे तो खान साहब बाहर होंगे। जहां तक दूसरी बात है, आप इस मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करें, इदारे जो उनका आइन में उनको काम दिया गया है वो वही काम करें, क्योंकि अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में भी इंटरफेरेंस ना होती तो फॉर्म 45 का जो रिजल्ट होता है उसको रिजल्ट कहते हैं, वो कोई एक नोटिफिकेशन नहीं होता सिंपल। उसके मुताबिक हम टोटल 182 सीट्स जीते हुए हैं। एक तो हमारा वो हक मारा गया इस मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेयर करके, फिर जुडिशल प्रोसेस में भी इंटरफेयर करके हमारी जो है वो जो लोग हैं उनको बेलें नहीं मिली, हमारे लोगों के खिलाफ। अच्छा, आप ये मुख्तसर बताइएगा कि ये सीटों का जो मामला है जो KPK के हवाले से फैसला है, तो आर यू अपबीट कि ये आपको मिलने वाली हैं या मिल सकती हैं? ये जो रिजर्व सीट्स की आप बात कर रहे हैं, जी, जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का तीन रुकनी बेंच, जी देखिए वो तो बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई चीज थी। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि एक मेरा आईनी हक है जो मैं डिजर्व करता हूं कि मुझे दिया जाए, वो मेरे से छीन के एक मशीनरी प्रोविजन प्रोसीजर पे टेक्निकली मुझे नॉकआउट करके मुझे भी नहीं दी, उल्टा सोने पे सुहागा ये किया कि आपने दूसरी पार्टीज में बांट दी। आइन के खिलाफ है, आइन के स्पिरिट के खिलाफ है, आइन की रूह के खिलाफ है, आइन की सीधी प्रोविजंस के खिलाफ है। बिल्कुल जी, ये फैसला तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे हक में आएगा, और इसका प्लान ये था कि जी इनको 2/3 मेजोरिटी दे, 226 सीटें पूरी इन्होंने कर दी थी, और उसके बाद आइन में तरमीम करें, आइन के साथ जो आगे बढ़ता हूं, ये आपका पॉइंट आ गया नयाजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये आप वो मुझे ना एक मोहसिन नकवी साहब हमारे दोस्त हुआ करते थे, शायर थे, वो जानते हैं आप, वो शहीद भी हो गए, तो उनका मिसरा था, चटक के टूट गया दिल का सख्त ऐसा था। तो ये जो सख्ती हमें फ़िलहाल नज़र आ रही है, और जिस सख्ती को आपने भी नरमी में बदलने की कोशिश की इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, अब आप मुझे ये बताइए कि आप ये समझते हैं कि ये कोर्ट का जो डिसीजन आया है ये हमें बता रहे थे कि जी ये तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ 23 सीटों के लिए हो, तो आपको लगता है कि ये कंपोजिशन बदल सकती है कौमी असम्बली में इनको सीटें मिलने से? देखें सब ये जो सीटें डिमांड कर रहे हैं फॉर्म 45 वाली, वो तो इनकी मेहरबानी है। असल में तो इनसे जो नाइंसाफी हुई है वो इलेक्शन से पहले हो चुकी थी, इनका इंतखाबी निशान छिन चुका था, इनको कैंपेन की इजाजत नहीं दी जा रही थी, इनके तमाम लोग जो हैं उनको रिटार्ड किया जा रहा था टू बी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसको कि मैंने इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग इक्विवेलेंट टू 77 इलेक्शंस कहा था। आप इस चीज के गवाह हैं। उसके बाद जो इलेक्शन होने के बाद जो धांधली हुई वो तो मोर होगा, लिहाजा अभी भी इस वक्त चांस है मौजूदा हुकूमत के पास। और हकीकत में देखें, आप कोई भी इदारा कुछ भी कहें, मैंने अगर किसी को अक्यूज करना होगा तो मैं सिटिंग गवर्नमेंट को अक्यूज करूंगा, क्योंकि या उन्हें बैठना नहीं चाहिए या आइन के मुताबिक उन्हें अपना अख्तियार और अपनी हैसियत का तयन करना चाहिए। अगर वो मांगी तांगी की सीटों के ऊपर बैठने के बाद उनको अपना हक समझ लेते हैं तो ये उनकी नादानी है। और मेरा आज भी ये ख्याल है, मैंने बहुत सी हुकूमतें आते और जाते देखी हैं, बनते और बिगड़ते देखी हैं, उस बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि इनके हाथ से रेत की तरह हर इक़्तिदार जो है वो सिरकता जा रहा है।
ऐसी सूरत हाल में अगर ये इस वक्त इन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव रखना है मौजूदा हुकूमत ने, तो इन्हें चाहिए कि वो इस मुल्क के मफाद की तरफ जाके अपनी भी इज्जत बचा लें और मुल्क को भी फायदा दे दें और आवाम का भी भला कर लें। उसका तरीका ये है कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर इंसाफ पे मबनी रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को इनिशिएट करें, और वो कम से कम प्रोसेस ये होगा कि आप 8 फरवरी के इलेक्शंस के जो भी हकीकी नताइज हैं जिनके शवाहिद मौजूद हैं, उसके मुताबिक सबको दावत दे के अख्तियार को उसी के मुताबिक तकसीम करें। लेकिन वो असेंबली भी ये लेजिटिमेट राइट नहीं रखती होगी कि वो 5 साल चले। उसके बाद अलबत्ता इन्हें अगली लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ना अब अबूरी हुकूमतें बन सकती हैं, ना मौजूदा इलेक्टोरल प्रोसेस चल सकता है, ना मौजूदा इलेक्शन कमीशन का निज़ाम चल सकता है। इन तमाम अच्छा दुरानी साहब, मैं एक और एंगल से इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। आप हों, जनरल लोधी हों या मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हों, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस यानी बात की इसकी। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी जो है वो मैं अगर केयरफुली बात करूं तो वो भी पक्के फ़र्श के खिलाड़ी हैं, और कच्चे फ़र्श पे वो नहीं लगता है। मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है, वो बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े दानिशवर हैं। तो ये उनका कहना कितना सिग्निफिकेंट है? ये इज़ इट कमिंग फ्राम हिम अलोन, or he is representing an opinion of the certain important section of the state? देखिए, स्टेट का जहां तक ताल्लुक है, मुशाहिद साहब को भी मैं जानता हूं। मैं अपने बारे में बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि मेरे तमाम तर तजर्बे की रोशनी में आखिरी चीज जो प्रिवेल करती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होती हैं और पार्लियामेंट्री अथॉरिटीज होती हैं। कुछ कर ले, जब मार्शल्ला भी रखता है उसकी वैलिडेशन भी आके असेंबली में होती है। इसलिए अब तक असेंबलियों ने जितना भी ताउन किया है किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी के साथ, वो आखिर में पार्लियामेंट में ही आती हैं। और मैंने इसीलिए जब ये इनकी तरफ से, हमारे न्यायी साहब तशरीफ रखते हैं, इनकी तरफ से एक तजवीज़ आई थी कि फला फला से कुछ लोगों ने दी थी, मैंने बहुत क्लियरली कहा था, मैंने कहा आप अगर बात कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के कर सकते हैं। कोई एग्रीमेंट जो अदालत में होगा या किसी एम्बेसी में होगा, उसकी कोई कानूनी और कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। आईनी हैसियत सिर्फ और सिर्फ उस एक्टिविटी की होगी जिसको होशमंदी के साथ पार्लियामेंट में बैठ के पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को माजी के तमाम रवायात। मैं दुरानी साहब, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं हो सकती, मगर ख़ुद ये बातें करते हैं, हुकूमत में रह के कोई 90 करोड़ की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहे हैं। न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जुडिशल कमीशन वो कहते हैं 2014 से शुरू करें, तो वो बड़ा नाम आता है, धरनों का नाम आता है, आपके भी जो हैं एक पेज का नाम आता है। तो आर यू रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ इट इज़ हेल्ड? न्याजी साहब देखिए, आज मुलाकात तो हुई थी कुछ जर्नलिस्ट की चेयरमैन इमरान खान साहब से, तो उन्होंने तो कह दिया था बिल्कुल मैं रेडी हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा, वैसे जा तो हम 1947 में भी जग सकते हैं वहाँ से भी, लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाए ना। एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, असगर खान केस अगर आपको याद हो, उसमें बताया गया था कि किस तरह पैसे लिए गए, किसने दिए पैसे, किन लोगों को दिए, और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम जो था वो सर फहरिस्त था। तो मेरे ख्याल से अगर उस जजमेंट पे ही सुप्रीम कोर्ट की हम इम्प्लीमेंट कर दें, उन लोगों को अकाउंटेबल कर देते कि जिन्होंने पैसे दिए और जिन्होंने लिए एक इलेक्शन में इंटरफेयर करने के लिए, तो हम इस मकाम पे ना पहुंचते। मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल सेट हो जाती। चले 2014 से बिल्कुल स्टार्ट कर दें आप, और देखें कि इस मुल्क की जमहूरियत के अंदर, बल्कि 13 का इलेक्शन भी ले ले, किसने इंटरफेयर किया, इलेक्शन किसने चोरी किया, किसने जो था एक आइन के अंदर एज आउटसाइड एक्टर आके उसका जो काम भी नहीं था उसके अंदर वो रोल प्ले किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से बड़े नाम उसके आ जाएंगे। तो जहां तक इमरान खान साहब की बात है, वो तो देखे 200 मुकदमे उन्होंने फेस कर ली हैं, एक और कमीशन आप ले आए। लेकिन अच्छी बात है, उस कमीशन से जो लोग हैं जिन्होंने फैसले किए, जो बाकी पावर विल्डर्स थे, उनका नाम सामने आ जाएगा।
और इसमें छुपने की बात नहीं है, बिल्कुल हम तो मानते हैं, हम तो तैयार हैं, बिल्कुल कमीशन बनाए, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट रखें फिर, कि उसके पास पावर्स हों कि वो किसी को भी बुला सके, किसी से भी एविडेंस कलेक्ट कर सके, किसी को भी उसकी जरा भी हो सके वहां पे। इस वजह से अगर आपने कमीशन बनाना है तो उस पर कोई फिर इफेक्ट ना आए या उसके अंदर भी कोई इंटरफेरेंस ना हो, बिल्कुल जरूर बनना चाहिए। साहब हम इस मिसाली जमाने के इंतजार में हैं और मैं भी हूँ, दुरानी साहब भी हैं, अल्लाह करे। नहीं देखिए कारी साहब एक चीज मैं कह दूं, एक चीज कह दूं मैं, देखें ये दुरानी साहब जो है ना, ये मेरे से ज्यादा सीनियर हैं, तजर्बाकार भी हैं, ये भी देख रहे हैं इस मुल्क में क्या हो रहा है, इन लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है। तो इस वजह से अगर जब ये कह रहे हैं कि यार ये सिस्टम इस तरह नहीं चलना, ये कंपनी इस तरह नहीं चलनी, आप जिस तरह चलाना चाह रहे हैं, आपको इस मुल्क के आइन को इज्जत देनी पड़ेगी, इस मुल्क में बुनियादी हकूक को इज्जत देनी पड़ेगी, लोगों की जो मैंडेट है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होना है थ्रू विल ऑफ द पीपल होना है, बिल्कुल आपने पॉजिटिव बात की। अबू ज़र सलमान न्याजी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब, ऑल विद विशेस और गुड इंटेंशंस, हम ये चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वी हैव बीन पेविंग द वे टू हेल विद गुड इंटेंशंस। अल्लाह करे इस दफ़ा हम जो है इन गुड इंटेंशंस के साथ किसी अच्छी मंजिल की तरफ जाएं, किसी जन्नत अर्जी की तरफ जाएं। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टोरी, गंदम स्कैंडल चल तो रहा है, मगर नवाज शरीफ साहब क्यों चाहते हैं और किसके खिलाफ जो है तहकीकात चाहते हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब भी ऐसा क्यों चाहते हैं? वो तो खुद कहते हैं ये करप्शन और स्कैंडल इस्तेमाल किए जाते हैं उनके खिलाफ भी और दूसरों के खिलाफ भी। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे जनाब मियाँ शाहिद ब्यूरो चीफ, हमें अंदर की कहानी सुनाएंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कुछ अरसे से एक तरफ किसान बेचैन हैं और एक स्कैंडल है या नहीं है, गलती थी, गलती नहीं थी, मिस कैलकुलेशन थी, क्या था, और ये मामला क्या है। और अब कहा ये जा रहा है कि ये अब पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है। अब कुछ लोग जो सरकार में हैं या सरकार के इर्द गिर्द हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ लोगों को इसमें सज़ा हो जाए जो कि सरकार का हिस्सा तो हैं, शायद उनकी मंशा के मुताबिक नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ शाहिद ब्यूरो चीफ, इस्लामाबाद, GNN, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मियाँ साहब, ये क्या फुटबॉल हो रहा है और ये गोल किस पे होगा अगर होगा तो? मियाँ साहब। कैस साहब, ये जो स्कैंडल है, जो गंदम स्कैंडल जिसको कहा जाता है, ये तो साबित हो चुका है कि ये स्कैंडल था, स्कैंडल है, और इस पर इसके किरदार जो हैं वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। अब देखें सर, इस पर कमेटियां बनी, ये तीसरी कमेटी है, कमेटियां अपने काम कर रही है। एक कमेटी बनी है, उसका जो है वज़ीर-ए-आज़म उसको मुस्तरद कर देते हैं, दूसरी कमेटी बनी, उस पर हिचकिचाहट का इजहार करते हैं, वो कमेटी जो है वो तलब करने का फ़ैसला करती है, फिर तलब नहीं कर सकती। अब कमेटी बन गई है एक ब्यूरोक्रेट के सरबराही में, वो कमेटी इस ब्यूरोक्रेट की सरबराही में कैसे फ़ैसला करेगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये एक अचंभे की बात है। अभी जब इसकी जब आएगी रिपोर्ट आएगी तो सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कि खुद बहुत से ज़िम्मेदार खुद बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी, जो मेरे दौर में आई वो मेरी गलती थी, जो फलां के दौर में आई फलां की गलती थी, फलां ने ये समरी जो है वो जनरेट की, फलां ने तरफ जो है वो की तो मैंने समरी अप्रूव कर दी। ये सारा कुछ सामने आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। लोगों को कीड़ों वाली गंदम जो है वो खिला दी गई। गंदम भी आई है, कीड़े लगे हुए, कोई ऐसी खबर थी, उसमें वो गंदम, कोई ऐसी खबर थी कि कुछ नाकस भी आई है, या ये मैं ये भी रूमर और सोशल मीडिया है? साहब, इस पर एक साहब 13 लाख टन गंदम जो है वो कीड़े लगे, उसमें कीड़े थे। और जो राणा तनवीर साहब हैं फूड सिक्योरिटी के वजीर, उन्होंने इस पर कमेटी बनाई थी, जो फूड कमिश्नर हैं उनके सरबराही में, लेकिन उसको आज ख़त्म कर दिया गया है उस कमेटी को। और जो मेन कमेटी है जो सेक्रेटरी कैबिनेट ने की सरबराही में बनाई गई है, उनको मैंडेट दे दिया गया है कि वो इसकी तहकीकात करें। हालांकि वो जो कमेटी बनाई गई थी राणा तनवीर साहब के सरबराही में, उन्होंने जो बनाई थी वो ज़्यादा बेहतर काम कर रही थी। शायद वो कीड़ों वाली गंदम को अब पाक साफ करना है तो उसको उस कमेटी में डाल दिया है, जो कमेटी एक तरफ तलब करने का फैसला करती है, दूसरी तरफ जो है वो तरदीद करती है। उस कमेटी का इतना मैंडेट है कि वो किसी को तलब नहीं कर सकती, हालांकि किरदार खुद बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी, और वो कमेटी किसी को तलब नहीं कर रही। और दूसरी जानब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने संवार वाले दिन, जो पिछली संवार गुजरी है, बाकायदा तौर पर कह दिया है, और वो डट गए हैं, और उन्होंने कह दिया है वज़ीर-ए-आज़म को कि जितने भी जिम्मेदारान हैं इसमें उनको सामने लाया जाए
हम अब इसका मलबा जो है अपने ऊपर नहीं लेंगे। एज ए मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत मौजूदा, उन्होंने कहा कि हम इसका मलबा अपने ऊपर नहीं लेंगे, तमाम जिम्मेदारान को सामने लाया जाए और किसी किस्म की लगी लिपटी ना रखी जाए। लेकिन आपने देखा सर कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, और कल तक ये मामला था कि कमेटी अपना काम कर रही थी और उनके पास इस वक्त तक सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट्स के अलावा और चंद ऑफिशियल्स के अलावा कोई फाइंडिंग्स नहीं है। अच्छा मियां साहब, अब वो कहते हैं ना जिन जो जिम्मेदारान थे, मैं फिर वही कहता हूँ मियां साहब, बात ये है कि देखें इस मुल्क की जो इशराफिया है उसके लिए करप्शन कोई इशू नहीं रहा, कभी नहीं रहा, सिवाय इसके कि एक दूसरे के खिलाफ, ये नहीं कि हो ही नहीं है या होती नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन ये कोई करप्शन जो है ये इसको बस निशाने के तौर पर तो इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही किसी के खिलाफ। देखें काजी साहब, इसमें जिम्मेदारान को सामने आना चाहिए। अब देखें, अब थोड़ी सी गफलत होती है, बहुत से लोगों को मुअत्तल कर दिया जाता है। अगर ये गफलत ही थी तो गफलत पर भी सामने आना चाहिए ना, किसकी गफलत थी। 1700 अरब रुपए का वॉल्यूम है इसका, इस पूरे जो नुकसान हुआ है वो 1700 अरब रुपए का वॉल्यूम है काजी साहब। उस वक्त जब ये जो गंदम इंपोर्ट की गई थी उस वक्त $1000 की एलसी नहीं खुलती थी, लोगों की एलसीज बंद थी, लोगों को बड़ा नुकसान हो गया कि एलसीज बंद है, डॉलर नहीं थे। डॉलर कहां से आए उस वक्त, डॉलर का बंदोबस्त कहां से किया गया, बहुत बड़ी दिहाड़ियां किसने लगाई। 85 अरब रुपए की जो गंदम इंपोर्ट की गई है वो कैसे की गई है, उसमें ये सारा गफलत नहीं है, इसमें बाकायदा तौर पर मालियात 1700 अरब की फिगर क्या है मियां साहब, ये जो 1700 अरब की फिगर आप कह रहे हैं ये किसान का नुकसान हुआ है? काजी साहब, नुकसान किसान का नुकसान हुआ, आपके स्टेट बैंक का नुकसान हुआ, आपकी मईशत का नुकसान हुआ, और आपका जो गंदम लाई गई और अभी जो गंदम जो पड़ी हुई है, जो गंदम आगे वो जो है वो नहीं खरीदी जा रही, उसका नुकसान हुआ। जो 1 लाख टन गंदम पड़ी हुई थी उसके बावजूद 6 लाख टन जो है वो मार्च में इंपोर्ट की गई, उसका नुकसान हुआ। ये तमाम इकोनॉमिक वैल्यू इसकी जो बनती है, माहिरीन कहते हैं कि 1700 अरब रुपए का मईशत को नुकसान हुआ है, ओवरऑल किसानों का नुकसान इसमें शामिल करके, और इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 1700 अरब रुपया बनता है। 500 अरब रुपया डायरेक्ट नुकसान है, 85 अरब रुपए की यह गंदम खरीदी गई है। जब ये क्या है, ये मालियाती स्कैंडल नहीं है, ये मालियाती स्कैंडल है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है ये प्रोसीजरल गलती थी। ये प्रोसीजरल गलती नहीं है, वो इसलिए ये नैब को या एफआईए को क्यों नहीं दी जाती इसकी इंक्वायरी? वो चीनी इंपोर्ट करती है। काजी साहब, ये भी फैसला, ये तजवीज़ है कि नैब को इसकी इंक्वायरी दी जाए, और इस हवाले से नैब से रब्ता भी किया गया है, और जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनकी हर सूरत ये कोशिश है और ख्वाहिश भी है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको जो है वो सामने लाया जाए। और उन्होंने ये बात भी की है कि नैब से अगर तफ्तीश करवा ली जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। अब जो कमेटी है इसकी जब स्टोरी पे नजर रखिएगा और वज़ीर आज़म को हम इसका फॉलो अप आपसे लेंगे। और 1700 अरब रुपए की बात करें, इसको डॉलरों में डाल के देखें तो हम एक सवा अरब के लिए जो है वो धक्के खाते फिरते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके कहते हैं यार देखो हमारी क्या, अभी कई चंद दिन पहले आपने देखा कि जो पिक्चर उन्होंने पेंट की वतन अजीज़ की, तो ये पता नहीं अब कितने बिलियन डॉलर बनते हैं। तो बहरहाल ये एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो इसी की बात करेंगे, मैशत की बात करेंगे कि हम वो जो होल्स हैं उन्हें प्लग नहीं करते, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होल हैं उनको अगर हम प्लग कर लें तो हमें 2-2, 3-3 बिलियन के लिए ख्वार ना होना पड़े जाके IMF के आगे, और अपने अवाम में की शय ज़रूरिया की कीमतें ना बढ़ानी पड़े। हमारे साथ होंगे डॉक्टर इकरामुल हक, आप हमारे साथ रहिए, इस बात को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर इकरामुल हक, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, टैक्स अमूर समेत बहुत सारी चीज़ों के माहिर हैं। इवन वाइट कॉलर क्राइम जो है ये भी इनका ख़ास सब्जेक्ट है, इनकी कुतुब भी मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।
आपके वक्त का। मैं एक शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का, क्योंकि ये आपका ख़ास मौजू रहा है और गालिबन आप उस बॉडी के मेंबर भी रहे हैं जो टैक्स की बढ़ाने के ज़िमन में बड़ी अहम सिफारिशात भी दे चुकी है। पहले ये सुनते हैं, फिर आपका टेक लेते हैं। सुनाएं जी। जो हमारी जो सालाना जो हदफ है वसूलियों का, वाजिबात का, एक मोहतात अंदाज़ा है कि उससे कम से कम 3 या 4 गुना ज़्यादा जो महसूलात जो ख़जाने में आने चाहिए बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं और फिर इदारे की जो अपनी फेयर इनपुट है उसको सामने रखते हुए सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे। ये निज़ाम चला तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे मजबूर ना करें। देन आई विल probably go to the last point कि मैं फिर इसको आउटसोर्स करना पड़े। उम्मीद है मुझे कि उसकी नौबत नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये सेकंड टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर इनके बड़े भाई भी जो है वो 3 बार तो वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो सिर्फ इन्होंने हमें ये इतला तो हमारे पास कब से है कि हम लुट रहे हैं, तो ये अब इनको रियलाइजेशन हुई है और ये आउटसोर्सिंग की जो बात कर रहे हैं, इस दोनों पे आपका क्या टेक है डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया कायद साहब। देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा जो टैक्स का हदफ है उससे हम कई गुना ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, मगर इसके में बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ पे हमारी FBR की नाकामी का है एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ टैक्स पॉलिसी का भी है। कई दफ़ा जिक्र किया जा चुका है कि हमने 3 ट्रिलियन से ज़्यादा की तो एग्जम्पशंस दे रखी हैं। फिर उसके अलावा आपने देखा कि गाहे बगाहे बहुत सी एमनेस्टीज आई, जिसके बाद जाहिर है कि लोगों ने एसेट्स तो वाइट कर लिए और फिर यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो गया और उससे मुल्क की इकॉनमी तो तबाह होती जा रही है और कुछ लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। और फिर जो FBR है उसके अंदर तो बहुत ही मसाइल हैं। अब इस दफ़ा आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम ने अपने दूसरी टेन्योर में बहुत से लोगों को जो है वो तकरीबन ओहदे से हटा ही दिया है। यानी कि जो लोग काम कर रहे थे उनको अगरचे कोई शो कॉज तो नहीं दिया करप्शन का, मगर तकरीबन OST ही बना दिया है। तो इस वक्त FBR जबकि जून के हदफ बहुत जो है वो इस वक्त गैर मामूली तौर पर बढ़ गए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा माहाना जो है और जो 8 माह का था वो भी पूरा नहीं हो सका है और 10 माह वाले में भी हमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब शायद ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर IMF के नए प्रोग्राम का भी है कि वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा अगर हमने जो आपको 9.4 ट्रिलियन दिया है वो इकट्ठा नहीं किया तो फिर आने वाला प्रोग्राम पे हम कैसे आपको मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और वो देखा आज आपने कहा कि सैलरी लोगों के ऊपर स्लैब जो है जो थोड़ा कंसेशनल है वो ख़त्म कर दें और उनके भी रेट बढ़ा दें। तो फिर IMF यही करता है जब हम अपना काम नहीं करते। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट करूँ। पेंशन को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं या रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं। आज एक खबर आई कि 700 अरब रुपया हमारा जो है वो नज़र हो जाता है, ये जो स्मगलिंग है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने खुद धड़ाधड़ मुआहदे किए थे, 48,000 मेगावाट के मुआहदे कर लिए, 25,000 की तरसील हम कर सकते हैं और सुने अभी 16-17,000 के पाइपलाइन में है। ये जो इनकी पॉलिसीज़ रही हैं, अब ये FBR के अंदर का स्कैंडल हो या ये जो इन्होंने हाथी पाले हुए हैं, तो टैक्स क्या करेगा बेचारा डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। IPPs का इतना बड़ा जो है होल है कि अगर हम इससे 3 गुना ज़्यादा भी टैक्स इकट्ठा कर लें तो फ़ायदा तो वाकई कुछ नहीं होने वाला है, सिवाय इसके कि जिस तरीके से हम टैक्स लगाएंगे उसका बोझ और ज़्यादा जो मिडिल क्लास पे, जो हमारे सैलरीड पर्सन हैं और लोअर मिडिल क्लास पे ही शिफ्ट होता जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है अमीर लोग तो इस मुल्क में टैक्स देते नहीं, उनके ऊपर तो हमने एमनेस्टीज दी हुई हैं, हमने एग्जम्पशंस दी हुई हैं, कंसेशंस दी हुई हैं। नहीं भी होंगी तो फिर अपने लिए और पैदा कर लेंगे। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 4 सूबे मिल के जो है वो जो एग्रीकल्चर 2% के पास 64% लैंड है पाकिस्तान की कल्टीवेबल, और वहाँ से वो 2 अरब रुपया भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या बात रह जाती है? आप देखिए उसके मुकाबले में जो सैलरी ही लोग हैं वो उन्होंने पिछली दफ़ा वो 350 अरब का टैक्स अदा किया है। तो ये तो बहुत ज़्यादती है कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो और भी ज़्यादा मुश्किल हालात बनाते जा रहे हैं। और आपने सही फरमाया, जहाँ से हमें ये IPPs के मुआहदे ख़त्म करने चाहिए वो काम हम करते नहीं हैं और उसकी वजह से सारा निज़ाम जो है वो धर्म भरम है हमारा।
अब अभी डॉक्टर साहब आज की खबर है 3 रुपये यूनिट दोबारा महंगा हुआ और हार्डली पासेज अ डे कि जब ये नहीं होता। ये अगर हम टैक्स आपकी फिक्र थी, गालबन मैं गलत नहीं कह रहा, तो उस वक्त तो खैर पुरानी बात है, मैं आपने कितने 1100 अरब का उस वक्त कहा था, या अब इससे भी ज़्यादा का है। ये अगर हम इकट्ठे कर भी लें तो ये मगरमच्छों के पेट में ही जाना है जिन्होंने अब 1800 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट और वो बना के रखे हुए हैं। तो वी विल ऑल बी गैदरिंग ऑल दी मनी टू फिल इन दीज ब्लैक होल्स। जी बिल्कुल, बल्कि आप देखिए कि सूद की मद में जो साढ़े 8 इस वक्त ट्रिलियन, यानी कि हैरानगी की बात है कि 7.3 का तो बजट रखा था, मगर अभी जो 10 महीने का ही हमारे इस वक्त तो 8.7, जाहिर है उनको भी पैसे उधार ले लेकर दिए जाएंगे। और इससे तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो सूद की अदायगी जो है वो भी उधार से चल रही है। तो इसमें टैक्सेस अगर इकट्ठे होंगे, वही अयाशियाँ रहेंगी, वही जो हमारे पावरफुल तबके हैं उनके एग्जम्पशंस भी रहेंगी, उनका लाइफस्टाइल जो हमारे टैक्स पेयर्स के मनी पे है वो तो चलता ही रहेगा। और ऊपर से ये जो बड़े सफ़ेद आती है इनको भी हम पेमेंट करते रहेंगे उधार ले लेकर। तो एंड के ऊपर तो बेचारे आम आवाम ही जो है वो इसका जो है इस हाई एंडेड का वही विक्टिम है, वही इसका शिकार है इनकी पॉलिसीज़ का। तो ये अल्फाजीज तो चलती रहेंगी, जाकर FBI में डांट डपट भी चलती रहेगी, मगर निज़ाम वही का वहीं रहेगा। और निज़ाम में ये तब्दीली लाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये निज़ाम इन सबको फ़ायदा दे रहा है, तो वो क्यों उसको तब्दील करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कल एक फिगर सुनी, एक हमारे थे जनरल साहब, रिटायर्ड जनरल साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा कि हमने जितना कर्ज लिया उसका 42% वो जो MNAs MPs थे उनके ज़रिए तरक्याती फंड्स में चला गया। डू यू बाय दिस फिगर? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि जाहिर है जो काम के नालियाँ गलियाँ, ये तो काम नहीं है लेजिस्लेटर्स का, मगर जाहिर है गेम तो सारी वही है। और बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच था, मगर एक MNAs को खुश करने के लिए TDM के ज़माने में भी 100 बिलियन दे दिए, किसी को उससे भी ज़्यादा, और ये बार बार फिगर्स आती रहती हैं। तो ये तो सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जब इलेक्शंस में अपने इलेक्टेबल्स को पैसा देकर फिर उनको, और जब वो आकर फिर अपना पैसा रिकवर करें, फिर ये तो विशेष सर्कल पाकिस्तान में चलता ही रहेगा। और इसी की वजह से ये जो बहुत ज़्यादा कर्जे का हम पे बोझ है, ये कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ी है जिससे लोगों को रोजगार मिले, आमदन मिले, ये तो सारे का सारा करप्शन की नजर हो जाता है। आपको भी पता है, इवन हमारे जो एक और बात मैं जरूर पूछना चाहूँगा आपसे कि हम बड़े अरसे से ये देख रहे हैं और बुरी तरीके से इकॉनमी ब्लीड हो रही है, शोर मच रहा है, तमाम लोग वेल मीनिंग लोग बात करते हैं, हाउ लॉन्ग इट दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट और मिस मैनेजमेंट इज सस्टेनेबल? हम क्या खुदा न खास्ता खाकम बदन किसी प्रेसिपिस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं? जी बिल्कुल, क्लैप्स की तरफ जा ही रहे हैं। और अब तो बिल्कुल हालात दिन ब दिन हाथ, और ये क्राइसिस जो है आगे जाकर हम देखेंगे कि और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जाहिर है कि जब आपकी एनर्जी ही अफोर्डेबल नहीं है, जब आम लोगों की आपको उसके लिए रोजगार तो बड़ी दूर की बात है। आप देख लीजिए हेल्थ और एजुकेशन जो इनकी जिम्मेदारी है वही वो पूरी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं IMF की ये रिपोर्ट देखते हुए उनसे भी पूछना चाह रहा था कि भाई आप ये तो कह रहे हैं कि आप सैलरी लोगों का वी टैक्स वही ब्रैकेट कर दीजिए जो आम बिजनेसमैन का है, मगर आप ये देखिए वो कितने खर्चे डालते हैं आपकी नेट इनकम को कम करने के लिए, जो सैलरीड पर्सन नहीं डाल सकता। फिर जो एजुकेशन है जो वो अपने पल्ले से पे कर रहा है, वो आप उसकी आमदनी से क्यों नहीं निकालते? जाहिर है ये तो अब 25A आर्टिकल के तहत हुकूमत और सियासत की जिम्मेदारी है। तो ये आप एक तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, लोगों के बुनियादी हकूक पूरे नहीं कर रहे, और फिर उनके ऊपर बेजा टैक्सेस भी लगाए चले जा रहे हैं। सेल टैक्स अब देखिए 18% तो स्टैंडर्ड रेट है, और अनरजिस्टर्ड लोग ज़्यादा काम करते हैं तो 22% उसका सारा बोझ भी हम लोगों पर ही शिफ्ट होता है। तो आपने सही फरमाया, ये निज़ाम जो है बहुत तेजी की तरफ जो है। डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक सवाल इसमें कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ज़ाहिर है इंतहाई बड़े कह लें सनती ख़ानदान कह लें तबका उमरा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब हमें वो आके ये कहानी सुनाते हैं कि उनका तबका ही उन्हें भी और हमें भी लूट के खा गया, तो
वो अजीब सी एक कैफियत आती है कि वो खुद रेन नहीं करना चाहते हैं या दिस इज़ अ मियर टॉक। ये जाहिर है कि ये तो सिर्फ आपको पता है अपने इमेज वो बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। कभी हबीब जालक की इनकलाबी आपको पता है वो नज़में और गज़लें भी पढ़ते हैं, मगर हम सब जानते हैं कि पंजाब में जब वो थे तो कितने उन्होंने बिल्डिंग्स को अपना ऑफिस डिक्लेयर कर रखा था और अखराजात की जो थी बर्बाद कर रखी थी। अभी भी आप देखेंगे तो उनका खर्चा जो इस बजट में, आज ही मैं स्टोरी पढ़ते हुए कि ये 1400 जो हमारा 145 बिलियन का बजट अप्रूव कर दिया है, उसके अंदर सिर्फ आप वज़ीर आज़म के ज़रा खर्चा देखिए, उनकी जो वहाँ के उनके जो हाउस है उसकी जो उन्होंने कहा है कि दोबारा से मुझे इसकी बेहतरी करनी है, तो उसकी फिगर ही पढ़ ले तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये गुफ्तगू क्या है और असल अमल क्या है। तो फिर अगर आपने एंड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर ही पैसा लगाना है और दूसरी तरफ अवाम जो है वो आप देख रहे हैं कि सस्ती रोटी के नाम पर भी आज भी हड़ताल थी नान भाइयों की, तो वो मजाक तो अपनी जगह चलता ही रहेगा इस मुल्क में। और ये लोग बजाय इसके कि कुछ सिस्टम के अंदर बेहतरी करें, बस इस तरह के नारे लगा के साबित करेंगे कि हम भी बहुत बड़े इनकलाबी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब ने कि ये मियर टॉक है, ये गुफ्तगू है। आपने 3-3, 4-4 घर हमने माजी में देखा, अभी देखेंगे स्टोरी में भी हम बात करेंगे किसी वक्त कि ये कैंप ऑफिसेस डिक्लेयर कर देते हैं। और क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला तो अब चलेगा नहीं जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा। उम्मीद है हम किसी बर्बादी से पहले ही कुछ अपने रास्ते बदल लेंगे। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।